हेलो इंजीनियर्स, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लेंथ। इट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ reinforcement required to be embedded in concrete so that strength of reinforcement in bond is not less than strength of reinforcement in tension. Development length is hold two concrete member together like beam column, column footing etc. यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है LD इक्वल टू 5 सिग्मा एस बाय 4 टाउ बी डी। यहाँ पर बार डायामीटर इक्वल टू 5 सिग्मा एस स्ट्रेस इन बार टाउ बी डी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। सिग्मा एस इक्वल टू 0.87 है वाई। ये हम लिमिटेशन मेथड के लिए यूज करते हैं। ये फॉर्मूला क्लॉज नंबर 26 2.1 में IS 456 में दिया हुआ है और वहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमें टाउ BD की वैल्यू एस पर कॉन्क्रीट ग्रेड मिल जाती है। तो आइए इसे थोड़ा कुछ आसान भाषा में समझते हैं डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इस स्केच में दिखाई दे रहा होगा कि जो बीम का टॉप बार है वो कॉलम के फेस से कॉलम अंदर तक थोड़ा आया हुआ है और यहाँ से बॉटम बार भी आप देख सकते हैं, ये कॉलम के फेस से कॉलम के अंदर ऊपर में कुछ किया हुआ है। तो ये लेंथ जो कॉलम के फेस से हमने नीचे तक ली है इसे हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। डेवलपमेंट लेंथ बीम की स्ट्रेस को या बीम के लोड को कॉलम में ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होती है और ये कॉलम और बीम के बॉन्ड को आपस में मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट लेंथ दो कंक्रीट मेंबर को आपस में होल्ड करने के लिए बहुत जरूरी होती है। डेवलपमेंट लेंथ सरिये की वह लंबाई है जो यहाँ पर दिख रहा है आपको। डेवलपमेंट लेंथ सरिये की वह लंबाई है जो अपने लोड को सुरक्षित दूसरे मेंबर में ट्रांसफर करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब हम समझ लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड किस पर करती है। पहला, डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करती है बार के डायामीटर पर। अगर बार का डायामीटर कम है तो डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाएगी। दूसरा, ये कंक्रीट के ग्रेड पर डिपेंड करती है। अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट की डेंसिटी ज़्यादा है तो डेवलपमेंट लेंथ कम होगी और अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ और कंक्रीट की डेंसिटी कम है या हम लाइट वेट कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी। बार्स को आपस में कवरिंग कंक्रीट की ज़्यादा मिलेगी तो बॉन्ड अच्छा मिलेगा और हमारी डेवलपमेंट लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी अगर हम बात करें, नॉर्मली हम डिफॉर्म बार का यूज करते हैं। अगर हम प्लेन बार के केस में देखें तो प्लेन बार के केस में डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाती है, वही डिफॉर्म बार के केस में डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाती है। अगर ये बार यहाँ से एल के बजाय ये स्ट्रेट जा रही होती डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जाती, क्योंकि एल के केस में हमारी डेवलपमेंट लेंथ -4D हो जाती है। वो हम आगे देखेंगे किस किस एंगल पे कितनी डेवलपमेंट लेंथ रिड्यूस होती है। यहाँ पर आप जो ये टाउ BD की वैल्यू देख रहे हैं वो हमें अगली स्लाइड में देखने को मिलेगी, जो कि पेज नंबर 42 IS 456 में एक टेबल बना हुआ है उसमें दिया हुआ है। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो अब हम एक नज़र IS 456 क्लॉज नंबर 26.2.1 पर भी कर लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है 5 सिग्मा एस टाउ BD, 5 बार ऑफ द डायमीटर, सिग्मा एस स्ट्रेस इन बार, टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब वो टेबल देख लेते हैं। ये टेबल है जो कि IS 456 में दी हुई है। इस टेबल में टाउ BD की वैल्यू कंक्रीट ग्रेड के अनुसार प्लेन बार के लिए दी हुई है। डिफॉर्म बार के केस में यहाँ पर 65% इस वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कहा गया है और टेंशन के लिए हम 65% इंक्रीज करने के बाद इसी वैल्यू को और 25% इंक्रीज करेंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने वही टेबल बनाई हुई है जो हमने अभी IS कोड में देखा, वो ये वैल्यू थी प्लेन बार के लिए। अब हम डिफॉर्म बार के लिए मैंने कैलकुलेशन खुद की हुई है। जब आप 1.2 में
परसेंट इंक्रीज करेंगे, मतलब 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो है 1.92। तो ये डिफॉर्म बार इन टेंशन का केस हुआ। अब डिफॉर्म बार जब कंप्रेशन में होती है तो इसी वैल्यू में अब 25% और मल्टीप्लाई करना है। 25% इंक्रीज करने के लिए इस वैल्यू में 1.25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.4 मिलेगा। तो चलते हैं हमारी अब तीसरे स्लाइड की तरफ। तो देखिए यहाँ मैंने उसी को अच्छे से समझाया हुआ है। फॉर डिफॉर्म बार दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%, मतलब हमें 1.6 का मल्टीप्लाई करना है। और अब कंप्रेशन के केस में समझते हैं। फॉर बार इन कंप्रेशन दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25%, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है 1.25 का। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे स्केच बनाया हुआ है। माना कि हमारा कॉलम 500 बाई 300 का है, वहाँ इफेक्टिव कवर 50 mm का है और हमने 4 बार ली हुई हैं 20 mm डाया की। हम स्टील ग्रेड 415 यूज कर रहे हैं और कंक्रीट ग्रेड M20। तो हमने अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है और हमारा आंसर आता है 47.5। 47.5, 5 की वैल्यू हमारी 20 है। हम 47 इंटू 20 करते हैं तो हमारा आता है 940 mm। तो हमारी LD की वैल्यू 940 mm आ चुकी है। अब हम इस फॉर्मूले से LD की वैल्यू तो कैलकुलेट करना सीख गए हैं। चौथी स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इंकरेज लेंथ। इंकरेज लेंथ इक्वल टू LD प्लस 10 माइनस बैंड। 10 यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर है। तो आप समझते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 45 डिग्री बैंड के लिए हमें 4 माइनस करना है, 90 डिग्री के लिए 8 माइनस करना है और 135 डिग्री के लिए हमें 12 माइनस करना है और 180 डिग्री के लिए हमें 65 माइनस करना है। तो हमें बैंड डिडक्शन करना होता है। 47.5 प्लस 10 माइनस 8 इक्वल टू 49.5 आता है। तो 49.5 की वैल्यू आती है 980 mm। हमारा LD की कंप्लीट वैल्यू आ गई 980 mm। यहाँ हम कह सकते हैं 49.5, यहाँ हम कह सकते हैं 49D, जो कि आपने कई ड्राइंगों में देखा होगा